नमस्कार दोस्तों चलिए थोड़ा सा लीक से हटकर कुछ हल्की फुल्की बातें करें और मैं आपको उस दुनिया में ले जाना चाहता हूँ जहाँ कुछ एक संगठन हातिम ताई को या रॉबिन हुड को या किन्हीं डाकुओं के गिरोहों को और कहीं कहीं ये भी होता है कि जैसे कुछ एक स्थानों पर जैसे गॉड फादर फिल्म का एक चर्चा और उसकी उपन्यास जो है गॉड फादर का, वो मारियो पूजो का, वो काफ़ी चर्चा में रहा है और उसमें भी यही स्थिति होती है। और मित्रों, उसमें अक्सर ऐसे नायक मिल जाते हैं जो नायक लूट का माल गरीबों में बांटते हैं। और ऐसे नायक हमारे लोकगीतों में भी हैं, बहुत सारे आपने सुने हैं लोकगीत गाते हुए। दुल्ला भट्टी वाला एक नाम आता है, ख़ासकर उसको लोहड़ी के दिनों में याद किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे नायक आपको इतिहास में मिल जाएंगे जिनका मकसद ये होता है कि अपराध की दुनिया में रहकर भी हम लोग कुछ न कुछ ऐसे काम करें ताकि हमारी जो बदनामी है, जो लूट मार का जो एक दाग जो हमारे करैक्टर पर, हमारे चरित्र पर, हमारी छवि पर लगा होता है, वो ज़रा धीरे धीरे मद्धम पड़े। और हम तो हमारे देश में बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। चंबल घाटी ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है। हमारी चंबल घाटी, उस पर आधारित कहानियाँ वो इतनी भरी पड़ी हैं कि आप उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी संख्या होगी। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब जयप्रकाश नारायण ने एक मुहिम चलाई और उसके बाद विनोबा भावे से ये बात शुरू हुई थी। बाद में जयप्रकाश नारायण ने उसको और आगे बढ़ाया और एक हमारे चर्चित डाकू हुए हैं, डाकू मान सिंह। तो मान सिंह के बेटे थे तहसीलदार सिंह, उन्होंने भी ये बीड़ा उठाया कि मैं डाकुओं को सुधारने का प्रयास करूंगा। और प्रयास में ये था कि उनका आत्मसमर्पण कराने की बात थी कि उनका आत्मसमर्पण हो जाए। और इसमें बहुत सारे और भी किरदार शामिल हुए थे। बहरहाल एक बदलाव की ज़रूरत महसूस की जाती है, तब जाकर ऐसे अभियान चलते हैं। ऐसे अभियानों का एक चित्र छोटा सा मैं आपके सामने रखता हूँ। गॉड फादर फिल्म जब आई थी तो गॉड फादर का एक हिस्सा ये है कि उसमें एक अपराधी की पत्नी अपने बेटे का, बच्चा कोख में है लेकिन उसका गर्भपात कराने के लिए निकल जाती है। और उसके पास एक तर्क है कि अगर मैं बच्चे को जन्म दूंगी तो बच्चा भी वही काम करेगा जो बच्चे के पिता ने अपनाया हुआ है। और जो हमारे आसपास के गिरोह जो हैं, जो काम करते हैं, ये बच्चा भी अपराधी बनेगा। और इसकी नियति में क्या लिखा होगा, या तो पुलिस की गोली लिखी होगी या किसी गैंग वार गिरोहों के बीच में जो टकराव होता है उसमें ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ऐसे बच्चे को जन्म देकर क्या करूँगी जिस बच्चे का जो भाग्य है, जो नियति है, पहले से तयशुदा है। और इस पर बहुत हंगामा होता है। आखिर में विशेष रूप से वो एक उसकी जो धमकी है या चेतावनी है या एक कड़ा निर्णय है, वो बहुत सारे आसपास के लोगों में एक बदलाव की सोच पैदा करता है कि आखिर तो हम सब की नियति यही है। अगर ये नियति यही है कि या तो गैंग वार में मारा जाना है या पुलिस की गोली से मारा जाना है या किसी विरोधी की गोली से मारा जाना है, तो उससे तो अच्छा है कि इस ज़िंदगी से जैसे हो सके धीरे धीरे मुक्ति पाएं। और मित्रों, जब ये डाकुओं के आत्मसमर्पण की बात आती है तो दो डाकुओं का बड़ा जिक्र आता है, एक मोहर सिंह और एक माधो सिंह। दोनों खूंखार। मोहर सिंह के ऊपर तो इतने इनाम उस वक्त में थे, अगर उस वक्त उसके ऊपर 1 लाख का इनाम था गिरफ्तारी पे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आज का वो 50 लाख के बराबर है, ये 1 करोड़ भी हो सकता है। और इसी तरह से माधो सिंह का था। अब माधो सिंह जो है वो अलग किस्म का आदमी था। वो डकैती भी डालता था और डकैती के बाद वेश बदल कर एक कस्बे में जाकर वहाँ निशुल्क डॉक्टरी की सेवा भी करता था। उसको कुछ एक डॉक्टरी के नुस्खे पता था और वो उन नुस्खों के माध्यम से वो सारा कुछ करता था। मुझे मौका मिला कुछ डाकुओं से मिलने का, मोहर सिंह से भी मिलने का और माधो सिंह से भी। माधो सिंह से इसलिए कि उसकी दिलचस्पी होम्योपैथी में थी और मेरी दिलचस्पी का भी मरकज़ होम्योपैथी था।
तो माधव सिंह मीठी गोलियां भी देता था और साथ में बंदूक से गोलियां भी निकालता था। पिस्तौल की गोलियां भी निकलती थी, उसकी बंदूकों से भी गोलियां निकल के बहुत सारे लोग शहीद हो जाते थे, मारे जाते थे। लेकिन उसका जो सोच थी, उसकी सोच यही थी कि हम लोग बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन उसके कारण ये हैं कि हमें वो नसीब ज़िंदगी नहीं हो पाती कि हमारे सामने एक भय होता है कि जिन लोगों को अतीत में हमने या हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने, डाकुओं ने मारा है, वो लोग बदले की भावना से हमें वैसे ही भून डालेंगे, हमें कहाँ छोड़ेंगे। एक तो उनके सामने ये एक भय होता है जिससे आतंक से मुक्ति मिल जाए, और दूसरा ये होता है कि उनको पता है कि हम अगर समर्पण भी करते हैं तो समर्पण के बाद हमारी ज़िंदगी में जो एक रोमांच जो पहले वाला था, वो रोमांच कहाँ रह जाएगा, और क्या हम उस रोमांच से वंचित होकर कोई साधारण सामान्य सहज सी ज़िंदगी जी सकेंगे। तो ये सवाल उनके सामने अक्सर खड़े होते रहे। और माधव सिंह बड़ी दिलचस्प बातें करता था, बहुत ज़्यादा उसमें सोच जो थी उसकी उज्जवल थी। तो मैंने उससे एक बार ये पूछा कि माधव सिंह, आप लूटते हो और लूट का माल आप बांटना भी शुरू करते हो, लेकिन कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हो, आधा हिस्सा बांट देते हो, या कुछ एक डाकू ऐसे हैं जो 10वां हिस्सा जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है दशमांश देना चाहिए दान में, वो बांट लेते हैं। तो कहते हैं इसके भी 2 कारण हैं। एक कारण ये होता है कि हम लोग इसलिए भी बांटते हैं कि जो हमसे जो लेते हैं दान के रूप में या सहायता के रूप में पैसा, वो हमारे मुखबिर भी बन जाते हैं। वो हमें किसी भी आने वाले ख़तरे से आगाह करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। उनको लगता है कि अगर ये डाकू ज़िंदा रहा, इसने अपना पेशा जारी रखा, तो हमारे पल्ले भी 4 पैसे पड़ेंगे और हमें भी कुछ ना कुछ मिल जाया करेगा। अगर ये मारे गए तो हम तो वैसे ही मारे जाएंगे। तो ये एक अलग किस्म की मनस्थिति है कि अपराधी जो है वो भी कई बार अपराध की आत्मस्वीकृति से भय खाता है, और उसके भय के भी बहुत सारे कारण होते हैं। मित्रों, बहरहाल एक अच्छी बात यह है कि एक प्रयोग हमारे देश में हुआ कि चंबल घाटी जो कि डाकुओं का मुख्य केंद्र था, वहाँ विकास की योजनाएं शुरू की गई। अब ज्यों-ज्यों विकास का सिलसिला आगे बढ़ा, ज्यों-ज्यों मध्य प्रदेश में इस लहर ने ज़ोर पकड़ा, उस लहर के ज़ोर पकड़ने के साथ साथ ये हुआ कि धीरे धीरे डाकुओं को लगा कि हमारे पनाहगाह तो कोई है ही नहीं, अब हम कहाँ आश्रय लेंगे। जब वो टीले जिनकी ओट में खड़े होकर हम पुलिस का या दूसरे जो धनाढ़ लोग हैं उनका शिकार किया करते थे, वो तो ख़त्म हो गए। जब विकास का ये दौर चला है तो हमें किसी तरह अपने आप को उस विकास की यात्रा में शामिल हो जाना चाहिए, वरना लोग हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और इस पर बहुत सारी फ़िल्में बनी, जिस देश में गंगा बहती है, और कई ऐसी फ़िल्में जिनमें जीने दो और जियो और जीने दो और इस नाम से बहुत सारी फ़िल्में आपके सामने आई। और डाकू के रूप में जिन लोगों ने अभिनय किया वो अदरवाइज़ हमारे सामान्य ज़िंदगी में हमारे आइकॉन थे। मसलन सुनील दत्त ने भी डाकू का रोल किया, धर्मेंद्र ने डाकू का रोल किया, और बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे। और मित्रों, एक बार जब चंबल घाटी में मैं गया तो वहाँ एक मंदिर में घंटे बहुत सारे लगे हुए, शिव जी का मंदिर, और हर मंदिर पे हर घंटे के ऊपर एक तख्ती लगी हुई, एक इबारत लिखी हुई कि ये घंटा भगवान शिव के चरणों में पंडित रूप नारायण शर्मा ने लगवाया। मेरी दिलचस्पी बढ़ी, मैंने लोगों से पूछा, मंदिर के पुजारियों से, ये पंडित रूप नारायण शर्मा कौन है भाई? को बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, क्या है? तो कहते सर समाज सुधारक नहीं, रूपा डाकू का नाम पंडित रूप नारायण है, पंडित जी हैं, और उन्होंने अपने नाम से घंटे सारे मंदिरों में लगवाए हैं ताकि शंकर भगवान की आराधना करें, शायद उस लोक में हमारा कल्याण हो जाए। तो मित्रों, ये अपराध की दुनिया की अपना एक ताना बाना है, इसको करीब से देखना दिलचस्पी का मरकज़ है। आज इतनी ही बात, फिर कभी और कुछ घटनाएं लेकर आपसे रूबरू होऊंगा। शुक्रिया।